तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2 जो किताब है आपकी, उसका विषय 7। पाठ का नाम है आपका एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसको दिखाएंगे हम मैप के अंदर भी कहाँ है ये विजयनगर। इस स्टोरी के अंदर आपको एक दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगी एक शहर के बारे में। आखिरकार एक शहर कैसे शुरुआत में इतना अमीर हुआ करता था और एक टाइम ऐसा आ गया जब वो बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। तो वो सारी चीज़ें आपको इस शहर के अंदर देखने को मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत शहर था, जैसा कि हमें चैप्टर से पता लग पाया। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो है एक शहर का नाम आता है जिसका नाम है विजयनगर। ये एक राजधानी थी एक बहुत बड़े साम्राज्य की, काफ़ी प्रसिद्ध थी। यहाँ पे माना जाता है ये विजयनगर वही इलाका है जहाँ पे जो है आपने रामायण के बारे में सुना होगा, जहाँ पे जो है उस रामायण के अंदर बाली सुग्रीव उनका क्षेत्र था ना जो, तो वो वाला है ये इलाका। तो यहाँ पे जो है मंदिर और भी बहुत सारे धार्मिक स्थान बहुत ज़्यादा है इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए। तो घबराने का नहीं है क्योंकि बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, बहुत ही सारे। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लगा लेना चाहिए कि एक धार्मिक स्थान टाइप का है ये, और उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर। चलो अब देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। विजयनगर, इसको कहा जाता है विजय का शहर, इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे बहुत बेरहमी के साथ लूटा गया। ये वो दौर चल रहा था जब पूरी दुनिया के अंदर लूटपाट मची हुई थी, यानी कि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर हमला कर रहा था। जनपद, महाजनपद बनाए जा रहे थे और कुल मिला के सोना चांदी हीरे मोती की लूटपाट बेरहमी के साथ होती, कत्लेआम ऐसे आम बात हो गई थी। तो उस समय इसको भी लूटा गया और बाद में ये क्या हुआ, उजड़ गया। इसकी जो है क्योंकि एक ऐसी जगह पे था ये जहाँ पे जो है इसको वापस उभर पाना काफ़ी मुश्किल था। बताते हैं कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में ये आज भी जीवित रहा है। मतलब काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहा होगा, क्या पता आज भी हो, हमें पक्का कुछ नहीं पता। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा है। किस नाम से? हम्पी। कंफ्यूज नहीं होना, देखो ये हम्पी वर्ड है ना जो बार बार आएगा। हम्पी का मतलब यहाँ पे है विजयनगर। ठीक है, जो हम्पी है वो जैसे आपका एक निकनेम होता है ना, तो वैसे ही इसका, इस शहर का, विजयनगर जो शहर है उसका नाम निकनेम रख रखा है लोगों ने। जो आम लोग जिस शहर को जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है हम्पी। वैसे उसका असली नाम हम लोगों ने क्या रखा? विजयनगर। और किताब इतिहासकार मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं वहाँ पे भी विजयनगर है, लेकिन लोग किस चीज नाम से याद रख रहे हैं? हम्पी के नाम से। MCQ बन सकता है इस चीज़ को लेके। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। अब आप भी सोच रहे होगे ये हम्पी ही क्यों रखा, कुछ अच्छा सा नाम ही रख लेते। तो यहाँ की एक मातृ देवी थी पंपा देवी नाम की, तो उसके नाम को लेके यहाँ पे इसका नाम हम्पी रखा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम्पी की खोज कैसे हुई, यानी कि विजयनगर की खोज कैसे हुई। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, यानी कि काम कर रहे थे, उन्होंने इस स्थान पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। यहाँ पे घूमे काफ़ी बड़े इलाके में और उसके बाद में उन्होंने एक मैप तैयार करा। अब आप ये बिल्कुल सोच के मत चलना इस चैप्टर में कि आपको मजा आएगा। कहानी है लेकिन इतनी मजेदार नहीं है कहानी। ठीक है, एवरेज है, आपको मजा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं तो अपनी तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं कालांतर पे। कालांतर में 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों का चित्र संकलित करने आरंभ कर दिए। 1836 से ही जो है अभिलेखकर्ताओं, ये वो अभिलेख पता है ना आपको क्या होते हैं, तो वही है। अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया था। यानी कि ये जो समय था ना, 1800 की बात कर रही हैं, तो उस टाइम से ही जो है इसकी खोजबीन शुरू हो गई थी। क्या हुआ, शायद ये शहर दफन हो गया होगा या कुछ हुआ होगा, बट जो भी है इसके बारे में खोजबीन, जो भी सबूत है वो ढूंढने शुरू हुए सन 1800 में। उसके बाद में जो है 1836 में बहुत सारे अभिलेख हमको इसके मिले और उनको इकट्ठा किया गया। अभिलेख वो चीज़ें होती हैं जो कागजात, दस्तावेज बोल सकते हो, वो
मंदिरों में रखे जाते हैं या फिर कहीं पर भी ऐसे सबूत के तौर पर छूट हमें मिलते हैं, मतलब तो उनको हम अभिलेख कहते हैं, जो लिखे हुए हैं उनकी भाषा में। उसके बाद जो है 1856 में उसकी कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी बनाई गई, मतलब पूरा एक आइडिया सा मिल गया कि ये शहर है, ऐसा ऐसा शहर है। अब देखते हैं कॉलिन मैकेंजी, ये जो है बोलते हैं ये मतलब वो कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा है। मतलब जब अंग्रेज लोग ये लोग आए थे ना, मैकेंजी है, मैकेंजी का फोटो है, ये इसके दास है, ठीक है, तो या फिर सहायक बोल सकते हो, जो भी है यार, दास जैसे ही लग रहे हैं वैसे तो। अब जो है ना मैकेंजी क्या बोल रहा था, वो कह रहा था कि जब तक अंग्रेज यहाँ पे, हम लोग जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आए थे ना, उससे पहले इनकी कंडीशन, इनको कुछ नहीं आइडिया था, बेवकूफ़ मूर्ख लोग थे, और इनको जो है बाद में हमने आके संभाला, ये तो ख़त्म होने के कगार पे आप आए पड़े थे। ऐसी हालात जो है ये सोच के बता रहा था, क्योंकि यार उस टाइम पे देखो विजयनगर जैसे एक अच्छे ऐसा अकेला शहर नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे शहर थे, और ऑलमोस्ट सारे शहर ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए आपस में लड़ाई कर करके, और वो उसकी नहीं मान रहा, वो उसकी नहीं मान रहा, आपस में पीटे जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, लोग मर रहे हैं, हथियार और जो भी चीज़ें हैं वो बर्बाद हो रही है शिव, और उसके बाद जो है वो ख़त्म होते गए धीरे धीरे। राय, नायक और सुल्तान, देखो ये जो है इनके लीडर्स थे, राय, नायक, सुल्तान, इनके बारे में जानते हैं। अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार जो है विजयनगर साम्राज्य की संपदा बोल रहा हूँ, स्थापना जो है दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। उससे पहले यहाँ पे कोई शहर नहीं था। 1336 में दो भाई आकर यहाँ पे बसे, या फिर बोल सकते हो इन्होंने कब्जा कर लिया, जैसा कि हमेशा से होता आया है। अब यहाँ पे जो है दो भाई थे, उनका नाम था हरिहर और बुक्का, तो इन लोगों ने आके यहाँ पे जो है स्थापना करी। अब उनकी मर्जी, वो अपना जैसा धर्म चलाएंगे, जो राजा बन गए एक तरीके से बोल सकते हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है इन्होंने स्थापना के नाम पे क्या किया होगा, कोई ऐसा नॉर्मल सा गांव जी रहा होगा अपनी ज़िंदगी, आए और मार काट करके बोले हम तुम्हारे सरदार हैं, आ जाओ लाइन पे तुम भी, ऐसा कुछ रहा होगा। जो भी है इन्होंने स्थापना करी है, माना जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर देखो यार, ये इनके मंदिर, बस इसमें पूरे चैप्टर में आपको मंदिर ही मंदिर मिलने वाले हैं। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार है। और यार उस समय जो है ना बहुत टाइम लगता था इन चीज़ों को बनाने में, इन कलाकृतियों को, ये जो डिजाइन आप देख पा रहे हो। अब आगे बताते हैं। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे, देखो अब ये राय जो है ना, आप सोचोगे राय क्या था, अब थोड़ी देर पहले हम 3 नाम पढ़ गए हैं, याद रखना आसान है बिल्कुल से, राय, नायक और सुल्तान, ठीक है। सुल्तान तो पता ही आपको कौन होते हैं, राय और नायक थोड़ा सा अजीब लगेगा। जो विजयनगर के जो राजा लोग थे ना, शासक थे, वो अपने आप को राय बुलाया करते थे, ठीक है, कंफ्यूज होने का नहीं बिल्कुल भी। अब अगला जो है टॉपिक आ रहा है वो है शासक और व्यापारी। शासक यानी कि जो राज कर रहा है, व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं। इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी। अश्व सेना यानी कि घोड़ों की सेना, ठीक है, घोड़ों के ऊपर डिपेंडेंट थी उस टाइम पे, जो है ना घोड़ों से लड़ाई ज्यादा होती थी। जिस सेना के पास ज्यादा घोड़े होते थे वो दूर दूर के इलाके तक जाके उनको मार के आ जाती थी, तो फायदा मिलता था उनको। इसीलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। अब अपने इलाके में कितने आएंगे, तो ये क्या करते, बाहर से आयात करवाया करते, बाहर से घोड़े मंगवाया करते उनको सोना चांदी दे के। और वो कौन से इलाके थे, अरब और मध्य एशिया, तो यहाँ से घोड़े यहाँ पे इनके जो है राजाओं के आया करते थे। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिसे कुदिरई, चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, वे भी जो है विनियमों में भाग लिया करते थे, ठीक है। घोड़ों के व्यापारी थे यहाँ पे, और वो जो है मतलब ऐसे डीलर टाइप का सिस्टम था, तो वो व्यापार में मतलब वो घोड़े मंगाते, राजा को जिसको भी चाहिए होते वो ले लेते। 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पटल पर उभर कर सामने आए। ये थे पुर्तगाली आए थे भारत में, आपको पता होगा इसी टाइम के अराउंड आए थे। और वो जो है ना, ये आपको विजयनगर जब मैप में दिखेगा, नीचे आएगा फोटो, तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे पंगा भी बड़ा चल रहा था, बहुत तगड़ा पंगा था। तो यहाँ पे पुर्तगाली आ गए जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए थे, और उसके बाद जो है व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे वो भी अपना जो है इलाका बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कब्जा करने की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के लिए, अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे जो है आपको मसाले मिल जाएंगे, वस्त्र और हीरे रत्न,
मोती, ये सारी चीज़ें मतलब कीमती चीज़ें। और पुर्तगाली किस चीज़ के लिए आए थे और अंग्रेज किस चीज़ के लिए आए थे? मसालों के व्यापार के लिए, ये सबको पता है यार। और रतन तो लूट लिए, फिर क्या होना था रतनों का? तो ठीक है, मेन मुद्दा था मसालों के लिए आए थे। तो ये जो है ना, ये दुनिया भर में फेमस थे भारत की ये चीज़ें, मसाले, कपड़े और रतन। और इन्हीं के चक्कर में व्यापारी के तौर पे ये लोग आए थे, पुर्तगाली भी और फिर अंग्रेज, जो भी कोई आता रहा है पुराने समय में, वो सब इसी चक्कर में आते रहे हैं। ठीक है, तो विजयनगर भी जो है एक बड़ा शहर हुआ करता था इन चीज़ों का। उस टाइम में फेमस होते हैं ना कुछ इलाके, ऐसे नहीं है कि हर जगह पे सारी चीज़ें मिलेंगी, कुछ कुछ इलाके फेमस होते हैं। तो विजयनगर भी उन्हीं में से एक था। राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था, ये याद रखो तो रख लेना। देखो मैं आपको बता दूंगा जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स या बहुत सारे राजा हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो पहला जो राजवंश था वो था संगम वंश कहलाता था। उसने 1485 तक अपना नियंत्रण जारी रखा। उन्होंने सुलवों ने उन्हें जो है, फिर सुल्लव आ गए, सुलवों ने जो है उखाड़ फेंका, मार दिया राजा बाजा को, बजा दिया बाजा राजा का। तो जो सैनिक कमांडर थे और वे 1503 तक सत्ता में रहे। अब वो जो सैनिक थे, जो कमांडर बने हुए थे, वो 1503 तक अपना नियंत्रण करके रखे। इसके बाद जो है तुलुवों ने, ये देखो यहाँ पे आए सुल्लव, यहाँ पे आए तुल्लव, तुलुवों ने उनका स्थान ले लिया। कृष्णदेवराय तुलुव वंश से ही संबंधित थे। ये कृष्णदेवराय ने काफी अहम योगदान दिया विजयनगर को तरक्की पे ले जाने में। कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषता, विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल किया गया 1512 में। ठीक है, उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514 में। मतलब उड़ीसा के जो शासक थे उनको मार के अपना मतलब अपने इलाके में जोड़ लिया उसने। तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से हरा दिया गया 1520 के अंदर। ठीक है, उसने जो है अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के पास में ही जो है नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना करी थी। ये जो कृष्णदेवराय है इसने, ठीक है, मतलब जो विजयनगर की कहानी अगर पढ़ते हो और कृष्णदेवराय को भूल गए तो यार कोई बात नहीं। फिर तो राय का मतलब जानते हो ना क्या है, ठीक है ना। तो ये जो बंदा था ना, इसने काफ़ी अहम योगदान दिया इसने विजयनगर की तरक्की के अंदर। और लेकिन यार तरक्की कब तक होती रहेगी ना, एक टाइम आता है उसके बाद वो तरक्की विनाश कर जाती है। तो कृष्णदेव की राय की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव होने लगा। देखो कृष्णदेव राय ने बड़ा मस्त संभाला सिस्टम, आसपास के इलाके कब्जा लिए, अच्छी बात थी, इलाका बढ़ गया। लेकिन उसके बाद जब वो मर गया, राजा तो गया, मौत हो गई राजा की। 1529 में उनकी आपस में टेंशन होने लगी, मतलब ऐसे क्लेश टाइप का होने लगा, झगड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविंदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। अब बात आती है 1565 की। 1565 में जो है विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामा राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे जो है तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, ये राक्षसी तांगड़ी को, के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर अहमद, देखो ये वही इलाके है जो कौन सा कृष्ण था वो, कृष्णदेव राय ने जो है जीते थे। ये कहाँ गया, बीजापुर वाले ये इलाके। तो अब जो है यहाँ पे लड़ाई में उतर गए। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी हार हुई इनकी, बहुत सॉलिड वाली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोल दिया। देखो अब शुरुआत में क्या हुआ, जब कृष्णदेव राय राज कर रहे थे, उसने अपना इलाका बढ़ाया, पड़ोसियों को मारी लात, उनके घरों पे ले लिया कब्जा। पड़ोसी बदला लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे ना। तो पड़ोसियों ने ले लिया बदला, जिनके शहर कब्जाए हुए थे उन्होंने मिलके हमला कर दिया। विजयनगर का राजा तो था नहीं, ऐसे ही व्यवस्था जो थी वो टूटी पड़ी थी, बिल्कुल बर्बाद सी थी। तो हमला होते ही वो संभाल नहीं पाया, टक्कर हुई लेकिन बहुत बेरहमी के साथ पिटे, ये बहुत बेइज्जती हुई। और उसके बाद में अब हार गए तो क्या करेंगे, भागेंगे, भाग गए। शहर पर जो है उन्होंने धावा बोल दिया सेनाओं ने जो जीती थी, और उसको लूट डाला, बिल्कुल बेरहमी के साथ में सब लूट लिया उधर से। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। देखो ये जो है ना एक राजधानी थी, विजयनगर जो है एक राजधानी थी, लुट गई तो लुट गई, हम दूसरी बसा लेंगे, क्या जाता है अपना। तो राजधानी जो है खिसका दी उन्होंने, हम ये विजयनगर अब से राजधानी नहीं है। और देखो जो भी साम्राज्य होता है और उसकी जो राजधानी होती है,
सबसे ज़्यादा विकास भी वहीं पे होता है। अब यहाँ पे ये राजधानी थी तो विकास हो रहा था, अब राजधानी खिसक गई तो विकास भूल जाओ, फिर नहीं होने वाला। जहाँ राविंदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया, ये ऐसे शासन चलते रहे इनके। और ये चंद्रगिरी देखो आप, एक बार थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कहाँ से कहाँ राज चल रहे थे, ठीक है। ये है चंद्रगिरी और ये है विजयनगर, यहाँ पे हम्पी है ये। तो यहाँ का जो राजा था ना वो इधर के इलाके पे राज कर रहा था। ये रे बीजापुर, देखो ये वाले। तो यहाँ पे हुआ क्या था, देखो मैं आपको आइडिया देता हूँ एक थोड़ा सा। ये था विजयनगर और इन्होंने जो है इधर वाले इलाके में हमला कर दिया, ठीक है। इधर ऐसे हमला हो गया, ये जो है यहाँ तक के इलाके जो है इन्होंने ऐसे करके कुछ कब्जा लिए होंगे। उसके बाद क्या हुआ, इधर वाले जो राजा थे, इधर भी तो राजा हुआ करते थे, तो इन्होंने इधर हमला बोल दिया और उस विजयनगर जो इनकी राजधानी थी उस तक वो पहुंच गए, बर्बाद कर दिया, लूट डाला। उसके बाद जो है जिसका भी साम्राज्य था उन्होंने अपना साम्राज्य से इस राजधानी को हटाया और अपनी राजधानी कहीं और बसा ली, ठीक है। थोड़ा आइडिया लग गया होगा इससे आपको कि हुआ क्या था आखिरकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है राय और नायक। राय जानते ही हो क्या थे, जो विजयनगर के शासक थे उनको राय कहा जाता था, ठीक है। अब बात आएगी नायकों की। देखो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे यहाँ पे जो लोग थे। देखो शुरुआत से पढ़ते हैं, थोड़ा फ्लो नहीं बना, मजा नहीं आया है ना। साम्राज्य में जो है शक्ति का प्रयोग करने में सेना प्रमुख होते थे। सेना प्रमुख जानते हो, सेना जो है हेड होते थे सेनाओं के, जो लीडर बोल सकते हो, लीडर होते थे, जो सामान्य किलों का नियंत्रण रखते थे, जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहा जाता था। अब आइडिया लग गया होगा नायक क्या है। नायक वे लोग हैं मतलब जिनके पास सेना होती है, ठीक है। सेना, अरे राजा जी आपको सेना चाहिए, युद्ध लड़ रहे हो तुम उधर, तुम्हारी कम नहीं पड़ी गई होगी, चल भेज दे, 5,000 आदमी भेज दे हमारे पास। ये नियंत्रण रखेंगे, ये वो लोग थे, उनके हेड थे, ठीक है। अब उनको जरूरत है राजा जी को, भेज देगा, ये ले भाई साहब, हाँ इसके बदले क्या चाहिए आपको, मुझे चाहिए 5 लाख किलो सोना, ये लो जी आप भी। ऐसे डीलिंग हो गई उनके आपस में। सेना का काम बन गया, जो जिंदा बचे आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, लोग मर रहे हैं मरते रहने दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। और लोग जो है किसान, ये जो है अच्छी जमीन की तलाश में रहते थे ताकि खेती वेती भी करे ये, और इस वजह से किसान भी जो है इनका साथ दिया करते थे। ये आमतौर पर जो है देखो, अब हिंदी तो बोलेंगे नहीं है ना, संस्कृत भी नहीं बोलेंगे, तेलुगु और कन्नड़, उधर यही भाषाएं चलती है ज़्यादातर, तो तेलुगु और कन्नड़ ये 2 भाषाएं ये बोला करते थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिसे राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। प्रशासन मतलब राज करने के लिए जो है क्षेत्र दिए जाते थे। राजा लोग जो है थोड़ी सी जमीन दे देते ताकि तुम इधर से कर वसूली करो और अपनी जो सेना है उसकी तरक्की करो, अच्छी रखो सेना को। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज्य के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। अब देखो राजा की खिसक गई तो फिर तो कौन काबू करेगा उसको, है ना। पता लगे गर्दन कटवा के फिकवा दी। तो उस चक्कर में क्या होता था, ये लोग जो है राजा को खुश रखने के लिए हर साल एक बार राजा से मिलने जाते और एक बहुत खूबसूरत सा एक गिफ्ट लेके वहां पे जाया करते थे। नहीं तो राजा बुरा मान गया तो फिर यार लेने के देने पड़ जाएंगे इनको। अब आगे बढ़ते हैं। विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश मतलब आसपास के इलाके। तो विजयनगर ये राजधानी हुआ करती थी। ये कुछ मैप सा दे रखा है, ये है हम्पी और ये है शाही, यहाँ पे मतलब इलाका शाही है, अनेगंदी, कुछ कुछ अलग अलग केंद्र से यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये शहरों के बारे में खोज। निकोलो दे कांती नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रज्जाक नामक फ्रांस के राजा का राजदूत, अफानसी निकितेन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा करी थी। ये वो लोग थे जो इस समय यहाँ पे आए थे। देखो हमें ये किताबें अभिलेख बहुत सारी चीज़ें मिली है, इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इस खतरनाक से चैप्टर एक इलाके के बारे में जान रहे हैं। और
पता कैसे लगा हमें इस चीज़ों का? तो ये जो कुछ लोग थे जो कि यहाँ घूमने आए थे और यहाँ के जायजे का वर्णन किया अपनी भाषा में, और जाके वहाँ जहाँ के आए थे उधर किताबें लिख दी। अब उधर की किताबें लिखी, उधर वाले लोगों ने समझी, उधर से बताया गया ऐसा ऐसा उधर का मिला है, उधर का डाटा इधर आया है, इधर के लोग इधर थे, चलो मिलाते हैं इनको आपस में। अरे हाँ, ये तो ये हमारे वाला है, ये वाला लग रहा है मुझे, तो चलो इसको मिला दे, ये इसका है, ठीक है। तो ऐसे मैचअप करके और इनको बना दिया कि हाँ ऐसे इस तरीके से हमें पता लगा इन शहरों के बारे में, आखिरकार इनके हालात कैसे थे। आम लोगों की देखो, अब तो शहर बर्बाद हो गए, सबको पता है ये तो, लेकिन उस समय जो है लोगों ने लिखा जो कुछ उनके बारे में, शहरों के बारे में, तो उस वर्णन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के हालात या बाजार या फिर जो भी चीज़ें थी वो कैसी रही होंगी इन इलाकों की। चलो आगे बढ़ते हैं। जल संपदा, पानी। पानी बहुत ज़रूरी होता है और इनके लिए भी ज़रूरी था। वैसे नदियाँ थी आसपास। अब यहाँ पे बताते हैं तुंगभद्रा नदी यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। सबसे जो महत्वपूर्ण हो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बांध बनाए गए, बांध पानी रोकने के लिए बनाए गए थे, ताकि जो है ना, क्योंकि शहर का इलाका थोड़ा सा हाइट पे था, तो उस उधर तक पानी पहुंचाना भी जरूरी था, नहीं तो शहर वाले लोग मर जाएंगे पानी के बिना, ऐसे कैसे चलेगा। तो इसीलिए जो है इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो है कुंड, तालाब, बहुत सारा जुगाड़ करवा दिया कि पानी शहर तक पहुंच जाए। सबसे जो महत्वपूर्ण है, होजों में एक का निर्माण जो है, मतलब बहुत सारी होजें मिली है हमको, मतलब बांध टाइप के जुगाड़। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका निर्माण हुआ 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, जिसे आज कमलपुरम जलाशय के नाम से जाना जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों में को सींचा जाता, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। यानी कि पानी जो है कहाँ तक जाता, राजकीय केंद्र तक जाया करता था इस नहर का। और भी बहुत सारी नहरें मिली हैं। हिरिया नहर, इस नहर में जो है क्या हुआ, हिरिया नहर के अंदर, इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी ले जाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग में किया जाता था। यानी कि ये थोड़ा अलग सा इलाका था शहर से, तो उधर वाले इलाके में इसकी मदद से पानी पहुंचाया जाता था। मतलब अच्छा सिस्टम था यार, पानी वानी का जुगाड़, पानी की किल्लत नहीं होती थी जैसे आजकल बहुत सारे इलाकों में हो जाती है। किले, बंदियां और सड़कें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी इलाका, अगर कोई राजा राज कर रहा है, हमला होगा, सेना चाहिए। आमने मेरे सामने खड़े हैं सिपाही तलवार लेके, और हमारी सेना पड़ गई कमज़ोर, हम कम, सामने वाले ज़्यादा, कौन पीटेगा? कम वाले पीटेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो मरेंगे पहले। तो इसलिए राजा क्या करते, राजा लोग जो है महल की चारों तरफ जो है किले बंदी कर दिया करते थे, ताकि जो अगर हमला करने वाले आए तो दीवारें रोक ले उनको। और दीवारें ऊंची ऊंची होती है, ऐसा नहीं कि छोटी सी कर दी कि 5-6 फुट की दीवार बना दी कि भाई साहब ऊपर से कूद के आ जाइए दीवार के। इतनी ऊंची होती कि बंदा ऐसे देखता था कि हाँ कहाँ तक चढ़ना पड़ेगा मुझे, और इतना टाइम होता तो उनके पास, जब तक वो ऊपर पहुँचते उनको, मतलब ऐसे तो है नहीं हर बंदा पहुँच जाएगा, आधे तो सैनिक मतलब रास्ते में अटके रहेंगे, भीड़ भड़ाका होगा, थोड़े थोड़े आएंगे, तो उनको वो ऊपर से ही संभाल लिया करते। काफ़ी चौड़े चौड़े होते थे, मतलब ऊपर से ही जो है रथ वथ, घोड़े वोड़े सब चलते थे ऊपर से उनके दीवारों के। तो मतलब काफ़ी सॉलिड दीवारों का जुगाड़ बनाया जाता था। तो ये सिस्टम था, ठीक है। इससे जो है आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत खुश हो गया, इनकी प्रभावित हो गया। भाई साहब क्या दीवार बना रखी है, और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों के बारे में बताया कि ये ऐसी ऐसी लाइनें हैं। देखो इनका पैटर्न मैं आगे बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा, एक बार इस टॉपिक को कर ले पूरा, उसके बाद बताऊंगा कि पैटर्न पूरा कुल मिला के कैसे काम करता था इनका, ठीक है। यहाँ पे जो है पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे और आवास हैं, वो बता रहा था। जो आया था ना अब्दुल गफ्फार जफ्फार, कौन था वो, जो भी था यार, अब्दुल रज्जाक, तो वो इसने लिखा था यहाँ पे कि यहाँ पे जो है 1 2 3 तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी दीवार हैं, उनके बीच में जो है जुते हुए खेत, बगीचे और आवास हैं। पेश कहता है, पेश कोई और था, तो वो कहता है कि इस पहली परिधि से शहर के में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं, धान उगते हैं और कई बाग बगीचे भी हैं। जल और बहुत जल जो 2 झीलों से यहाँ पे लाया जाता है, पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है इधर बहुत सारा। आगे देखते हैं। खाद्य सामग्री से वंचित कर, उस टाइम में क्या होता था, देखो आइडिया थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे भी पढ़ने को मिल जाएगा।
स्टार्टिंग से बताऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा मेरे हिसाब से। आपको देखो क्या होता है, कौन सा इलाका दिखाएं आपको, पेंटिंग वेंटिंग दिखाए यार, कोई नहीं मिल रही कोई ढंग की, चलो छोड़ो। देखो ये है दीवार, ये आपको दिख रही है ये वाली, ये ऐसी दीवार है, किलेबंदी हो रखी है। तो ऐसे ऐसे करते हुए क्या कर रखा था इन लोगों ने, जैसे ये गेट दिख रहा है आपको, ये वाला गेट, तो ऐसे गेट मिलते साइड में दीवारें, ये तो टूट गई होगी शायद से, छोटी सी दिख रही है, जो भी है ऐसा कुछ होता था। इसके जो है ना, जो राजा का महल था, मेन जो इमारतें थी, उनके चारों तरफ किलेबंदी हो रखी थी, ऐसा कोई द्वार था जिससे अंदर जाया जा सकता था। उसके बाद में जो है आगे जो है खाली छोड़ रखा था काफी दूर तक, और उसके बाद एक और दीवार बनाई गई थी, और इसके बीच में जो है यहाँ पे मंदिर वंदिर और काफी सारी चीजें थी, आगे पता लग जाएगा कौन सी में क्या था। उसके बाद एक और दीवार थी, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला था ये तंत्र हमको, इसीलिए तो प्रभावित हो गया भाई बंदा। मतलब इस दीवार को अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे होती थी खेती, चावल धान जो भी कुछ उगाना होता था इधर के इलाके में होता। उसके बाद में आगे अंदर सिस्टम, अगर किसी का भी हमला हुआ तो राजा तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। होता क्या था उस टाइम पे, आमतौर पे युद्ध जो है 1-2 दिन महीने का नहीं होता था, सालों साल चलते थे वो। और क्या करते वो लोग, अब कोई राजा को विवश करना है कि वो मारा जाए, खुद मर जाए, तो वो क्या करते, वो जो है पूरे इलाके को घेर के बैठ जाते, पूरी सेना चारों तरफ बैठ जाती, और राजा अंदर बेचारा क्या करे, कब तक रहेगा जिंदा, कभी तो आएगा लाइन पे बाहर, कभी तो जरूरत पड़ेगी सामान की, बैठे रहते। तो उसका फायदा उठाते। खाद्य सामग्री, खाने की जरूरत सबको पड़ती है, अगर खाद्य सामग्री उनके कब्जे में आ जाती तो फिर तो राजा गया काम से। खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए उनको बाध्य किया जाता था। ये घेराबंदियां कई महीने कई वर्षों तक चलती रहती थी, और आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों पर भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते, जहां पे अनाज को रखा जाता था। बहुत बड़े बड़े अनाज के जो है कमरे बना दिए जाते थे, ताकि अनाज की कभी कमी ना पड़े अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया। इन्होंने क्या किया, देखो आपने देखा बाकी राजा क्या करते, यहाँ पे अनाज उग रहा है, ये दीवार नहीं चाहिए हमको, हटाओ इस दीवार को, महंगी पड़ेगी ये दीवार बनानी, तो यहाँ पे खेती करिए आम, और उसके बाद में अपना जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे भी रखना है अन्नागारों के अंदर रख लेते थे। इसने क्या किया, इसने बाहर की महंगी पैसा उड़ा दिया पूरा, बोला खेती की जमीन नहीं जानी चाहिए किसी के पास भी। अब खेती की जमीन अगर अपने पास है, किल्लत कभी होने नहीं वाली, राजा चाहे 2 साल बैठे चाहे 200 साल बैठे या फिर वहीं पे मर जाए, क्या फर्क पड़ता है, उनको तो कभी कमी होने नहीं वाली। तो उस चक्कर में जो है इन्होंने एक दीवार और बनाई, महंगी पड़ी इनको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी इनको। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, यानी कि शासन जो चलता, शासन प्रणाली वो तीसरी के अंदर थी, ठीक है, सेफ्टी, अल्ट्रा सेफ्टी थी यहाँ पे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक भी कहते हैं। ये जो टेक्निक ये लगाते थे अंदर जाने वाली, ये देखो ये है दरवाजा, ये दरवाजा, और ये है इसके ऊपर से चढ़ के कूद के चला जाओ अगर किसी में दम हो तो। और यहाँ मिलेंगे तुम्हें सैनिक खड़े हुए, क्या पता यहाँ पे भी ऐसा कुछ बना रखा हो, ऐसे खड़े होंगे बहुत सारे, लड़ाई हो गई तो गए काम से फिर तो। मतलब ये वाले नहीं, नीचे वाले जो भी कोई खड़ा है नीचे, तो इसको जो है इस शैली को जो है इंडो इस्लामिक कहते हैं, क्योंकि इनका विकास विभिन्न क्षेत्रों में की स्थानीय स्थापत्य की परंपरा के लिए संपर्क से हुआ है। अब बात करते हैं शहरी केंद्रों की। सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं हैं, उनका 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा, कोई आया होगा, वो जो है कुछ इस तरीके से बताता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। तो ऐसा कुछ वर्णन करता है बरबोसा बता रहा हूँ, बरबोसा, ठीक है। और ये क्या बना रखा है भाई, ये देखो, ये चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े में मिले, मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी लाई जाती होंगी। विजयनगर की एक मस्जिद हमको मिली है, ये वाली देख रहे हो आप पेंटिंग में। अब बारी आ गई राजकीय केंद्र की। राजकीय केंद्र जो है बस्ती के दक्षिणी पश्चिमी भाग में था, जो बस्ती बसी हुई थी ना वहाँ पे था, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में राजकीय केंद्र था। इसमें 60 से भी ज़्यादा मंदिर शामिल थे। अब ये सोचने की बात है, थोड़ी सी अजीब लगी कि जो मेन जिसके ऊपर राजा राज कर रहा था, जो मेन
हेडक्वार्टर टाइप का उनका जुगाड़ था। वहां पे 60 से भी ज्यादा मंदिर हमको मिले हैं। मतलब यार मंदिर थे कि वो हेडक्वार्टर था, समझ में नहीं आया कुछ, मतलब क्या सीन चल रहा था। यहाँ पे हमने जो इमारतें गिनी, बहुत सारी होती है ना इमारतें, तो जो मेन सी इमारतें जिनमें समझ में आया कि ये मंदिर नहीं है, वो तो 30 ही थी, 30 या 40 इसके अराउंड थी, ज्यादा नहीं मिली। और इससे ज्यादा तो मंदिर मिल गए। मतलब यार चल क्या रहा था यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा ढंग से, है ना। महानवमी डिब्बा, डिब्बा था ये, एक लकड़ी का डिब्बा। इसके अंदर क्या होता था, राजा का भवन था ये, महानवमी डिब्बा बोलते थे इसको। नामक संरचना अंत क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला कि राजा लोग जो है यहाँ पे रहते थे, कहा नहीं जा सकता। इसमें दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप और दूसरा था महानवमी डिब्बा कहा जाता था। दो मंच थे यहाँ पे, एक सभा मंडप और एक था महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा जो है ऊपर बनाया हुआ था और सभा मंडप जो है नीचे वाली साइड में बनाया हुआ था। और ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां थी जो कि लकड़ी की थी और गलगी, और क्या होना था उनका। आगे बताते हैं। 10 दिन के जो है यहाँ पे इस महानवमी डिब्बा जो बनाया गया था, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था। 10 दिन का जो है हिंदुओं का त्यौहार आता है, जिसमें जो है दशहरा, मतलब सर्दियों का टाइम आता है, और जो त्यौहार आते जाते हैं हिंदू त्यौहार, जिसमें दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी और भी जो भी कुछ है यार, बहुत सारे त्यौहार आते रहते हैं। मतलब कई सारे त्यौहार आते, बहुत सारे। तो उस टाइम पे जो है राजा यहाँ पे बैठा करते थे, गिफ्ट विफ्ट देते होंगे लोग इनको। और ये है एक डिज़ाइन है, ये कमल महल का एक डिज़ाइन है ये वाला। इसको जो है ना, मतलब एक फूल के डिज़ाइन के तरीके से बनाया गया। ये सिर्फ सामने से दिख रहा है आपको ऐसा, लेकिन ऊपर से देखने पे गोल टाइप से का बनाया गया है। और ये इनके गेट है, ठीक है। इस दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन किया करते थे। धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, जैसे नॉर्मल होता है यार, वो पुराने समय की फिल्में देखी होंगी आपने, बहुत सारी पूजा करेंगे, बलि चढ़ाएंगे, घोड़े की पूजा, भैंस और अन्य जानवरों की बलि, ऐसे नृत्य चलेगा, कुश्तियां, प्रतिस्पर्धा, साज लगे, घोड़े, हाथी, ऐसे मतलब बोल सकते हो जैसे कोई बड़ा फंक्शन आ गया हो, तो उस टाइप का जो है यहाँ पे पूरा कार्यक्रम चला करता था इन 10 दिनों में। राज्य के केंद्र में स्थित अन्य भवन, एक भवन और मिला है हमें राज्य के केंद्र के अंदर, जिसको कमल महल का नाम दिया गया, लोटस महल, कमल महल, ठीक है। जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी में के अंग्रेजी यात्रियों ने रखा था। पहले ऐसा कुछ नाम वाम नहीं था इसका, हम लोगों ने रख दिया है, तो क्या करें, इन्होंने तो अपने हिसाब से बनाया होगा। ये देखो, ये रहा असली पेंटिंग उसकी। यार मतलब क्या चीज़ है, तो इन्होंने बना रखी थी, कुछ समझ में नहीं आता है ना। मतलब नीचे पूरा आर पार बालकनी बना रखी है, ऊपर रहने के कमरे हैं शायद से। चलो जो भी था। और ये है यहाँ पे, ये देखो हाथियों का अस्तबल बनाया हुआ था, ये वाला हाथियों का अस्तबल है, ये डिजाइन है और ये असली वाला, ठीक है। ये देखो इसके अंदर जाएगा हाथी। भाई साहब क्या सिस्टम बना रहे हैं ये लोग, हाथी पालते हैं कि हाथी इनको पालते थे, जो भी है। ऐसे मतलब बहुत सारे कमरे थे और जिनके अंदर हाथियों को ऐसे रखा जाता था। भाई हाथी परेशानी तो नहीं हो रही तुझे, कोई दुख वुख, खाने वाने की दिक्कत है, कुछ हो तो बता दियो। ये देखो ये डिजाइन था पूरा। आगे बढ़ते हैं। देखो पेंटिंग मैं बता रहा हूँ यार, इसमें पेंटिंग मंदिर और कुछ नहीं है, बस मंदिर है, पेंटिंग है। ये देखो ये कलाकृतियां हैं कुछ, 1000 राम मंदिर की दीवारों की मूर्ति कला यहाँ पे ये। और ये